तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे विरोध की छोटी छोटी अलग अलग चिंगारियां एक विशाल आग में बदल गईं और कैसे बिखरे हुए विद्रोह एक बहुत बड़े जन आंदोलन का हिस्सा बन गए। और पता है, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। असल में भारत की आज़ादी की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जहां देश के कोने कोने में उठी प्रतिरोध की चिंगारियां आखिरकार आज़ादी की एक धधकती हुई आग बन गई। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस दौर से जहां विरोध तो था, लोगों में गुस्सा भी था, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ था। एक तरफ भारतीय अपनी आवाज उठा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत अपनी जड़ें लगातार मजबूत करती जा रही थी। अक्सर हम सोचते हैं कि आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई 1857 में हुई, है ना? लेकिन सच तो ये है कि आग तो बहुत पहले से सुलग रही थी। चाहे हम दक्षिण में रानी बेलू नचियार की बात करें या पूर्व में बिरसा मुंडा की, भारत के कोने कोने में लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे थे। ये विद्रोह बेशक बहुत बहादुरी भरे थे, पर इनमें एक कमी थी। ये सभी अकेले लड़ रहे थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। ये वो पहली चिंगारियां थीं जो बाद में आग बनने वाली थीं। और जिस वक्त ये चिंगारियां भड़क रही थीं, उस वक्त अंग्रेज क्या कर रहे थे? वो चुप नहीं बैठे थे। वो एक बहुत ही मजबूत सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना रहे थे। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट तक वो एक के बाद एक ऐसे कानून ला रहे थे जो उनकी पकड़ को और मजबूत कर रहे थे, उन्हें और ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक ताकत दे रहे थे। तो मुकाबला एक तरफ बिखरी हुई चिंगारियों का था और दूसरी तरफ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक नई सोच, एक नया नजरिया सामने आता है जिसने इस पूरे संघर्ष का तरीका ही बदल दिया। ये सोच थी महात्मा गांधी की। उन्होंने पावर के पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब जो शक्ति का पिरामिड था, उसे पलट कर रख दिया। उनका कहना साफ था, असली ताकत राजा महाराजाओं या बड़े अफसरों में नहीं है, असली ताकत तो हमारे किसानों और मजदूरों में है। और उनका मानना था कि स्वराज यानी कि अपना राज सिर्फ तभी मिल सकता है जब भारत के आम लोग, यहाँ के किसान और मजदूर, इस आंदोलन की बुनियाद बनेंगे। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने खेल को पूरी तरह से बदल दिया। अब देखिए, ये सोच तो बहुत अच्छी थी, बहुत प्रेरणा देने वाली थी, लेकिन सिर्फ एक अच्छे आइडिया से तो आंदोलन खड़ा नहीं होता, है ना? सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस जबरदस्त सोच को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसे एक्शन में कैसे लाया जाए। और इसका जवाब मिला एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीज में, चरखा। ये सिर्फ धागा काटने वाली मशीन नहीं थी, नहीं, ये अपने आप में एक क्रांति थी। ये आर्थिक आज़ादी का सिंबल था। इसका मतलब था कि हम अपने कपड़े खुद बनाएंगे, हमें विदेशी माल नहीं चाहिए। ये ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल ताकत पर एक सीधी चोट थी। जब भी चरखा घूमता था तो वो सिर्फ धागा नहीं बनाता था, वो आत्मनिर्भरता और देश के गौरव की भावना को भी बुनता था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नई सोच, ये नया तरीका जमीन पर काम कैसे करता था। और इसके लिए दांडी मार्च से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे एक सही रणनीति पूरे आंदोलन में जान फूंक सकती है। गांधी जी ने नमक ही क्यों चुना, कोई और चीज क्यों नहीं? सोचिए, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर किसी से जुड़ी थी, अमीर से अमीर आदमी से लेकर गरीब से गरीब मजदूर तक। और ब्रिटिश नमक कानून पर हमला करके उन्होंने एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रखा जिससे पूरा देश एक साथ जुड़ सकता था। और इसका असर जबरदस्त। एक छोटे से मार्च ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की आग लगा दी। तो फिर दांडी मार्च के कामयाब होने का फॉर्मूला क्या था? स्टेप 1, एक ऐसा मुद्दा पकड़ो जो सीधे लोगों के दिल को छुए, जैसे नमक कानून। स्टेप 2, उस मुद्दे को एक हथियार बनाओ, मतलब शांति से कानून तोड़कर ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती दो। और स्टेप 3, ऐसा करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचो, जिससे ब्रिटिश सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर बने। हाँ, दांडी मार्च एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज़ादी का रास्ता एकदम सीधा और आसान था। नहीं, इतिहास कभी भी इतना सिंपल नहीं होता, इसकी कई परतें होती हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, जब किसी घटना में इतने सारे लोग शामिल हों तो हमें कैसे पता चले कि सच क्या है? जो इतिहास हम पढ़ते हैं, क्या वो 100% सच होता है या उसे लिखने वाले के नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए?
इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है ब्रिटिश पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट। वो क्या कहती है कि दांडी मार्च तो बस एक नाटक था, पूरी तरह फेल हो गया। और वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका की टाइम मैगजीन। वो कहती है कि इस मार्च ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। अब देखिए, घटना एक लेकिन कहानियां दो बिल्कुल अलग। इससे पता चलता है कि सच इस बात पर भी निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ बाहर ही नहीं थी, आंदोलन के अंदर भी विचारों की एक लड़ाई चल रही थी। मतलब कांग्रेस के अंदर ही बड़े बड़े नेताओं के बीच गहरे मतभेद थे। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू जैसे समाजवादी सोच वाले नेता थे, तो दूसरी तरफ सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता, जिनकी सोच थोड़ी अलग थी। भविष्य का भारत कैसा होगा, इस पर सबकी अपनी अपनी राय थी। और इन सबको एक साथ लेकर चलना, एक मंच पर बनाए रखना, शायद यही गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत थी। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? कहानी है बिखरी हुई चिंगारियों से एक धधकती आग बनने की। 18वीं सदी के छोटे छोटे विद्रोहों से शुरू होकर 20वीं सदी में ये एक ऐसे आंदोलन में बदल गया जिसने पूरे भारत को एक साथ खड़ा कर दिया। लेकिन इस एकता को बनाने और बनाए रखने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जैसा कि टाइम मैगजीन ने लिखा था, गांधी जी की जान एक ऐसे इंसान ने ली जो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो सबसे मुश्किल हालात में भी दोस्ती और भाईचारे की बात करते थे। तो आखिर में ये पूरा स्वतंत्रता संग्राम हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि बड़े से बड़ा बदलाव भी एक छोटी सी शुरुआत से हो सकता है। ये सिखाता है कि जब लोग एक हो जाएं तो उनसे बड़ी कोई ताकत नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि असली पावर नेताओं में नहीं बल्कि आम जनता में होती है। ये एक ऐसी सीख है जो आज भी उतनी ही मायने रखती है।